नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो ऐसे कर्मवीर हैं कि उनके लिए अगर मैं ये कहूं कि घटा घिरी है तो बरसे भी सिर्फ गरजने से क्या होगा। कुछ लोग हैं जो बिना गरजे ऐसा बरसते हैं जो बाढ़ और सैलाब नहीं लाते बल्कि जीवनदायिनी प्रवाह लाते हैं, जिनकी राजनीति मानवता का परिचायक है। ऐसे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोपाल जी, जीत का सिलसिला निरंतर चलता चला आ रहा है। आपसे वरिष्ठ कोई विधायक नहीं है मध्य प्रदेश की विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी की शून्य से शिखर की यात्रा के आप जीवंत साक्षी हैं। पीढ़ी परिवर्तन का दौर है, इस दौर में भी सहज हैं। कभी मलाल नहीं होता कि बनाया है, संवारा है तो थोड़ा सहेजने का अवसर मिलना चाहिए था? कोई मलाल नहीं। वो कहते हैं नहीं कि देने वाले तूने सब कुछ ही दे दिया, अब किसको मिला है क्या, ये मुकद्दर की बात है। क्या ऐसा है कि इस राजनीतिक के जीवन की यात्रा में शुरुआत के समय से जब मुझे कभी याद आता है 75 का जो जेपी का मूवमेंट था 74-75 में, तब से लेके एक्टिव पॉलिटिक्स में आया, मतलब छात्र राजनीति में। जी 75 में इमरजेंसी लग गई, पुलिस ढूंढती रही और एक समय बाद उस पकड़ लिया। जेल में भी काफ़ी परिचर्चाएँ, तमाम प्रकार के वैचारिक वो होते थे, तो इस कारण से जब हम जेल से बाहर आए, बीच में ही आ गए थे, 77 का जो चुनाव हुआ जी जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता सारी पार्टियां मिलके जनता पार्टी बनी थी, सरकार बन गई, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बन गए, सारी बातें हैं। 80 में फिर जनता पार्टी टूटी और बीजेपी बनी जी। तो 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो उस समय मैं उसका संस्थापक सदस्य था 1980 में। क्या बात। इसके बाद लगातार चलता रहा। तो हमारा जो गृहनगर है, गलाकुटा नगर पालिका है, तो उसका मैं अध्यक्ष बना। सारे लोगों ने सर्वानुमति से निर्विरोध मुझे अध्यक्ष बनाया था। कुछ लोगों ने समझा होगा, देखा होगा, उन्होंने कहा ये लड़का है, काम करेगा, ठीक है। तो लगभग किशोर आयु पार करके थोड़ा युवावस्था में प्रवेश किया था तो ना इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 1984 में लास्ट में जी। और उस हत्या के बाद तत्काल बाद लोकसभा चुनाव घोषित हो गए। उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 लोकसभा सीटें मिली जी। उस समय किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी जी। आधे राज्य तो ऐसे थे जहां बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं था। जी। ऐसे कठिन वक्त में तुरंत विधानसभा चुनाव आ गए। पार्टी नेता आए, उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना विधानसभा का। ठाकरे जी भी थे, प्यारेलाल जी भी थे, खंडेलवाल जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी भी थे, हमारे सारंग जी भी थे, कैलाश सारंग जी, बहुत। उन्होंने कहा नहीं, आपको लड़ना चुनाव। मैंने कहा ठीक है। बोले आप विपरीत समय में पार्टी के साथ रहे। तब चुनाव लड़ गया, मैं जीत गया। 1985 की फरवरी की बात है। तब से जो राजनीतिक यात्रा विधायी जीवन की शुरू हुई वो लगातार अनवरत रूप से चलती रही। बीच में वो बाबरी मस्जिद की घटना के बाद कुछ विधानसभा भंग हो गई, तो कुछ समय भंग रही 1 साल तक, और उसके बाद फिर चुनाव हुए तो फिर से कांग्रेसी सरकार बन गई। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने, 10 साल उनके समय। तो लगभग 20 साल, 18-20 साल अपोजिशन में रह गई राजनीति की। तो हमारी नर्सरी जो हुई वो संघर्ष। ठीक बात। हम कोई सुविधा के लिए, कोई मलाई के लिए कोई हम राजनीति में नहीं आए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस पार्टी के 535 में से 2 सांसद हों, किसी राज्य में विधायक भी नहीं हो, उस पार्टी से चुनाव लड़ना, तो मतलब कोई भी आदमी स्वाभाविक रूप से मना करता। लेकिन मैंने कहा नहीं, चल ठीक है, देखेंगे, संघर्ष करेंगे। संघर्ष हमारे एक प्रकार से जीवन शैली में भी है और हमारे एक प्रकार से स्वभाव में। लोग कहते भी है जिसका कोई ना पूछे हाल उसका साथी है गोपाल। तो उस समय बीजेपी को कोई नहीं पूछ रहा था
हम ही सही जीत गए। लगातार यात्रा चलती रही, 20 साल अपोजिशन में रहे। इसके बाद 2003 में सरकार बनी, उमा जी मुख्यमंत्री बनी, हम मंत्रिपरिषद में 2003 में आए। और लगातार फिर बीच में उमा जी ने मुझे मंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद दिया और लगातार लगभग 20 वर्षों तक मैं मंत्री रहा। बीच में करीब 1.5 साल का अंतराल जो रहा वो हमारा बहुमत नहीं आने के कारण से उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन हाँ, रहे। मुझे पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का भार सौंपा, जिम्मेदारी दी। मैंने उसे 1.5 साल बखूबी निभाया। इसके बाद में जो सिंधिया जी इस तरफ आए तो सरकार फिर से बीजेपी की बनी और तब से लेके आज तक। फिर अभी जो ये 2 साल पहले चुनाव हुए तो 2 साल पहले के चुनाव में पार्टी ने, मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा चुनाव 8 चुनाव हो गए, अब नहीं लड़ना, 40 साल हो गए राजनीति को। उस समय कुछ सर्वे ऐसा आ रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी बराबरी पे है या कुछ कम सीटें आने वाली हैं। तो हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा, शिवराज जी ने भी कहा, BD शर्मा सभी ने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। तो ठीक है, बोले आप तो उस समय जब कोई नहीं था तब आप चुनाव लड़े, अब तो बहुत कुछ है। और इस समय ऐसा है कि आपके चुनाव नहीं लड़ने से बुंदेलखंड में नुकसान हो सकता है। पार्टी की खातिर चुनाव लड़ गया पार्टी का। अब हुआ है कि ये जो कार्यकाल रहा है अभी 2 वर्षों का, ये चुनाव के बाद, तो हमें अच्छी सफलता मिली। 163 विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली। लेकिन थोड़ा सा ये था कि मेरा 9वां कार्यकाल था, मतलब 40 साल मुझे विधायी जीवन को हो गए। तो मुझे मन में कुछ ऐसा लगा कि ये एक तो खड़ा भी किया हमें को और बहुत सम्मान भी नहीं मिला जिसका मैं स्वाभाविक अधिकारी। जो लीडर अपोजिशन रहा हो, जो 20 साल आपका मंत्री रहा हो, जो आप विपरीत परिस्थितियों में जब आप कुछ आपके पास था नहीं, पीर गेट पे दफ्तर था उस समय, और ये उपेक्षा हो जाए तो लगता है भाव। और फिर पता चलता है एक फार्मूला चलता है, यदि वो फार्मूला भी नहीं चला, क्योंकि हमारे बहुत से साथी जो हमारे ही समान कार्यकाल तक मंत्री रहे उनको मंत्री पद से मिला। इसकी कोई वो नहीं है, ना किसी से शिकवा है ना शिकायत है, कुछ है। लेकिन कभी कभी लगता है जब एक कोई फार्मूला बने तो हमारे दिमाग में भी स्थिरता थी कि हमको इस फार्मूले के कारण से स्थान नहीं मिला। तो यही सब चलता रहा। लेकिन बहुत से प्रकल्प इस बीच में अपने राजनीतिक जीवन में मैंने अपने स्वरचित स्वजनित, जैसे 2001 में कन्यादान कार्यक्रम मैंने शुरू किया था आदिवासियों के बीच। फिर वो 2005 में संस्था का स्वरूप ले लिया। शिवराज जी थे, उनने योजना बना दी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अच्छा, उसके मूल में वो था। उसके 5 साल शिवराज जी भी करते थे, बताते हैं वो। तो उनका ये था कि 5,000 रुपये करीब उस समय कन्याओं के लिए वो प्रोत्साहन राशि, जो कन्यादान योजना में गरीब कन्या शादी करते थे। धीरे धीरे वो राशि बढ़ती गई और फिर वो 50,000 रुपये हो गई। जी। तो ये हमारे द्वारा मतलब एक प्रकार से स्वजनित योजना थी, जिसमें गरीब बच्चियों का काफ़ी कल्याण हुआ। और वो उनके माता पिता के घर के गहने जेवर बिक जाते थे, ज़मीन बिक जाती थी, कर्जदार हो जाते थे। बड़े बड़े लोगों के वो कर्जदार जब हो जाते थे तो किसी प्रकार से, कई लोग तो ऐसा है कि उनकी बच्चियों से बेमेल ब्याह कर लेते थे। किशोर अवस्था की बच्ची और अधेड़ आयु के आदमी ने शादी कर ली, बोले कर्जा चुकाओ नहीं थे। ये दास्ता जो है ये हमारे कुछ इलाके बुंदेलखंड वगैरह में ज़्यादा है। तो उसी से ये कन्यादान योजना का उद्भव हुआ। जी। इसी प्रकार से बहुत से लोग आते थे कि भैया लड़के कैंसर हो गया, बच्चेदानी की समस्या है, महिलाओं के परदर के रोग हैं, किडनी का हो गया किसी का प्रॉब्लम, किसी की लिवर की हो गई समस्या। 2003 के बाद मैंने लोगों को लाना शुरू किया। तो यहाँ पे एक आपने बंगले में ही एक शुरू किया। भोपाल में बंगला खाली पड़ा रहता था, परिवार यहाँ नहीं रहता। जी। तो मैंने कहा अनुपयोगी पड़ा है तो ये बीमारों के काम आ जाए, तो यहाँ भोपाल बुला लेते थे, क्योंकि उस समय हमारे बुंदेलखंड में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। सागर में सिर्फ एक जिला अस्पताल था, बाकी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। बाद में
हम लोगों ने मुख्यमंत्री से चर्चा करके और मेडिकल कॉलेज शुरू करवाया, थोड़ी बहुत चिकित्सा सुविधा, लेकिन अभी भी वहाँ पर कोई मेजर ऑपरेशन नहीं होते, कुछ नहीं होता है। तो सबके लिए यहीं बुला लेते, तो बंगले को मैंने सुसज्जित करके। और उसका नाम क्या दिया आपने, ये जो प्रकल्प है गोपाल रसोई, क्या है इस प्रकार? नहीं, ये रसोई तो वो अलग अलग है इसमें। जी इसमें क्या है, एक तो पार्ट हमारा बच्चों के लिए है, वो बच्चे जिनके हार्ट में छेद होता है जन्मजात। जी 100 में से 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं, 2% हाँ, कम से जिनके कम, हार्ट में जो जन्मजात इनके लिए हार्ट में छेद होता है। तो मेरी जो नातन है उसका जन्म हुआ था जब मैं पृथ्वीपुर उपचुनाव में, मैं दायित्व था, प्रभार था मेरे पास में कि ये चुनाव आपको लड़वाना, जिताना है। तो पूरे समय वहाँ रहा। तो मेरी बहू को उस समय वो डिलीवरी होना थी, तो उसको यहाँ लाए भोपाल। तो उसके यहाँ बच्ची का जन्म हुआ, मैं तो वहीं था, मैं यहाँ पर नहीं आया। मैंने सीएम से कहा भी, उन्होंने कहा आप वहीं रहो, हम देख लेंगे ये सब बात। तो यहाँ बंसल हॉस्पिटल में इलाज हुआ उसका, देखा तो डॉक्टर ने कहा कि वो बच्ची जो है उसको जो हार्ट में वो ऐसी बीमारी है कि जिसकी सर्जरी नहीं हो सकती, और कुछ नहीं, इसको ले जाओ 2-4 दिन वो जीवित रहेगी, बाद में रहेगी। लेकिन वो हमारा जो पुत्र है वो अभिषेक भार्गव दीपू, उसका मन नहीं माना, तो वो पत्नी को लेके और बच्ची को लेके वो दिल्ली गया। और दिल्ली में स्कॉट हॉस्पिटल में उसने, और एक डॉक्टर साहब हैं काफ़ी सिद्धस्त हैं, डॉक्टर साहब ने इलाज किया और वो ठीक हो, बच्ची बच गई। उन्होंने कहा कि ये बच्ची को हर 6 महीने में आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो अभी जाते दिखाते, लेकिन 4 वर्षीय बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है, मस्त है बच्ची, बड़ी खेलती कूदती सारी बात है। तो मन में एक भाव आया कि ऐसे पता नहीं हजारों बच्चे होते होंगे जो असमय मर जाते हैं, और किसी का तो एक ही बच्चा होता है, बच्ची होती एक ही, यही कामना रहता है कि भगवान एक बच्चा दे दे हमको। और उसके भी हार्ट में यदि छेद हो गया तो फिर उसको मन में कैसा लगता है। तो हमने एक प्रकल्प शुरू किया, मेरी वो बहू ने और बेटे ने। वो बच्ची का नाम, हमारे वो नातन जो है उसका नाम है वेदिका। तो वेदिका के नाम से वेदिका फाउंडेशन शुरू किया विशाल ने, जिसमें जो भी बच्चे क्षेत्र के या आसपास के वो जो भी विधानसभा वो उनके होते हैं, उनको बुला के और उनका यहाँ पर भोपाल में रख के हमने एक अलग से कक्ष बनाया हुआ बच्चों का। जी उनको रखते हैं, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं पूरा, और इंदौर में उसका ऑपरेशन हम करवाते हैं। उसका कोई खर्च नहीं होता, सारी व्यवस्था हमारी है। हमारी गाड़ी है लाने के लिए यहाँ तक, यहाँ से इंदौर तक भेजने के लिए गाड़ी है, फिर जब ऑपरेशन हो जाए तो वापस लाने के लिए है। ये सारी व्यवस्थाएं हमने करके रखी हैं। तो कुल मिला के जीवन में कुछ संकल्प लेके राजनीति, आजकल एक वाक्य चला है, राजनीति में क्यों आए, किसी ने पूछा, वो हम सेवा करने के लिए आए। अब वो सेवा कितनी होती कितनी नहीं होती वो तो भगवान जाने, हम जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ डायलॉग ना बन जाए एक सिर्फ के सेवा करने आए, किधर है सेवा। वास्तव में भी आप सेवा कर सकते हैं यदि आपके मन में तड़प है, आपके मन में कशिश है कि नहीं, बिना पद के लोगों ने। और दूसरी बात यह है कि यदि आप एक ही विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ पर मेरी जाति सिर्फ 2% है, एक ही विधानसभा क्षेत्र में जिसमें जाति सिर्फ 2% है, 2,500 वोटर में हमारे सिर्फ 4-5 हजार वोटर हैं बस, ज़्यादा नहीं है। 2.5 लाख में से 2.5 लाख में उससे लगातार 40 साल तक लोग तुम्हें जिता रहे, और अब ये 43। अच्छा, चुनावी चकल्लस से तो जितना मुझे नॉलेज है, आप बहुत समय से दूर हैं, चुनाव में ज़्यादा प्रचार प्रसार तामझाम, ये तो चुनाव में प्रचार वोट मांगने तो जाते नहीं, वो तो उस समय पे तो आप भजन पूजन में और अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। चुनाव का कि जैसे चुनाव के टाइम पर एक लोड आ जाता है, खरा सोना भी हो तो वो स्वर्णकार ने स्वर्ण जब दियो अगन में डाल, कांप उठो पानी भयो देख परीक्षा काल, तो वो परीक्षा काल भी आपको विचलित नहीं करता। उसके पीछे क्या वजह है कि जातिगत समीकरण भी विचलित नहीं करते। एक वो खरगोश और कछुए का उदाहरण देखते हैं। जी जी जी। इसी तरह से 5 साल पढ़ो और परीक्षा के समय सो। और मैं मान के चलता हूँ कि जनता भी बहुत समझदार है, वो जानती है कि यार अब हम यदि
बाबा ने वोट दिया, फिर उसके लड़के ने दिया, फिर उसके लड़के ने, चौथी पीढ़ी हम वोट दे रहे। अब चौथी पीढ़ी का लड़का जो 18-19 साल का, मुझसे कहें बेटा हम तुम्हारे बाबा के समय के, ग्रैंडफादर के समय के हम हैं, उनके दोस्त हैं, और हमारा ध्यान रखना, तो मुझे सोच शर्म कहें, संकोच कहें बता। तो लोगों ने कहा आप मत आया करो, अब हम देख लेंगे, खुद कर लेंगे। और वो कर रहे थे। पिछले 10 साल से हम चुनाव प्रचार को नहीं जाते हैं। अच्छा, चूंकि आपके सामाजिक प्रकल्पों की वजह से जो आपकी लोकप्रियता का अपना एक स्तर है, लेकिन मैं उसे लोकप्रियता भले ही ना कहूँ, ज़्यादातर राजनेताओं के जो पुत्र हैं वो एकदम, उनकी बड़ी धूमधाम से लॉन्चिंग होती है, लेकिन लॉन्चिंग तो धूमधाम से होती है, स्वीकार्यता नहीं हो पाती, एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती उनकी लैंडिंग होती है। वो जिस विभाग के उनके पिताजी मंत्री होते हैं, लगभग वो अघोषित मंत्री ही होते हैं, एकदम उतना ही जलसा जुलूस होता है। लेकिन आपकी पूरी फैमिली की आपके सेवा प्रकल्पों से एक स्वीकार्यता बन गई। मैंने कई जगह देखा, कोरोना में मैंने आपके पुत्र अभिषेक जी को देखा कि उन्होंने कोरोना जैसी दुरूह परिस्थिति में लोगों के लिए शिविर लगाए, कैंप लगाए, तमाम आयोजन किए। तो वीडियो हैं काफ़ी अच्छे। हाँ, मैं नहीं, वो तो प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक होती है लॉन्चिंग, एक होती है स्वीकार्यता, कि बिना किसी राजनीतिक आयोजन प्रयोजन के क्षेत्र में आपके ही समकक्ष उनकी स्वीकार्यता बन चुकी है। एक पिता के लिए, एक पिता के तौर पर पुत्र की ये उपलब्धि भी कभी न कभी सुखद तो अनुभव महसूस कराती होगी कि नहीं, ये तो कमाया है आपने। नवीन जी, जैसा आपने कहा, एक नैसर्गिक राजनीति होती है, स्वाभाविक, और दूसरी होती है प्रायोजित कहूँ, थोपना कहूँ, कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए। दो प्रकार की राजनीति, और खासतौर से परिवार में होती है, जो उत्तराधिकारी लोग होते हैं। हम एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, पार्टी संगठन में बड़ा ओहदा है, कुछ भी है, हम अपने पद का प्रभाव डाल के, परिचय का प्रभाव डाल के, हम अपने बच्चे के लिए या बेटे के लिए या किसी के लिए भी हम टिकट ला सकते हैं। अनुकूल पार्टी की हवा रही तो जीत भी सकते हैं, एक ऐसे रहता है। लेकिन मैंने सोचा कि जिसके डीएनए में या जिसके नेचर में वास्तविक राजनीति नहीं है, राजनीतिक वो गुण नहीं है, स्वभाव नहीं है, वो एक आध कार्यकाल, 2 कार्यकाल मुश्किल से चल पाता है, इससे ज़्यादा वो नहीं सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन जिसके डीएनए में वास्तव में ये है कि हाँ, और पिता के नाम का सहारा नहीं, वो कहते नहीं कि आपका परिचय क्या है, तो वो पूछता है कि बाप के नाम का सहारा कमज़ोर लोग लेते हैं, आप मुझसे पूछिए। ठीक है। तो अपने जो बच्चे हैं उनके लिए बताना चाहिए कि देख भाई, मैं जरूर विधायक हूँ या मंत्री हूँ, लेकिन यदि या तुम्हें कोई काम करना है, कोई सोचा है तुमने कार्यक्रम करने का, किसी की मदद करने का, कुछ भी सोचा है, तो फिर ये मत पहचान बताना कि हम उनके बेटे हैं। आप क्या कर सकते हो अपना। तो मुझे खुशी है कि अभिषेक जो है इस मामले में काफ़ी पारंगत, अच्छा वक्ता है। कुल मिला के मैं पुत्र होने के कारण तारीफ तो नहीं करता, लेकिन युवा वर्ग जो है उसमें बहुत अच्छा उसका प्रेजेंटेशन है, और सब्जेक्ट पे बोलता है और अच्छा बोलता है। किसी की कोई कटु आलोचना भी नहीं करता, सकारात्मक भाषण होता है, तथ्यात्मक होता है, और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अध्ययन करता है, तो अध्ययन के बाद में काफ़ी चीज़ें दुनिया के बारे में जानकारी भी रहती है। तो ये ईश्वर इच्छा से, देवी कृपा से सब उपलब्धि हुई। अब कभी कभी ये बात आती है, उनका नेता पुत्र है, नेता पुत्र है, तो सबको एक गठरी में बांध दिया जाता है, एक तरह से। हाँ, ठीक बात। एक गठरी में बांधना मेरे ख्याल से वो भी न्याय नहीं है, क्योंकि 2003 में जब मैं मंत्री बना था, उमा जी मुख्यमंत्री थी, उस समय मेरे पास में अनेकों विभाग थे, करीब 6-7 विभाग थे, 4 जिलों का प्रभार था बुंदेलखंड के। और उमा जी ने कहा इसको देखना, उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव आ गए, जिसमें कुसुमरिया जी खड़े हुए। कुसुमरिया जी को मैंने कहा हम आपकी किसी में मदद कर पाएंगे। उमा जी ने कहा नहीं, आपको जिताना ही है। तो हम पूरे समय वहाँ रहे, थक गए। तो मैंने उमा जी से कहा कि विस्तार करो आप मंत्री परिषद का, बड़ी दिक्कत हो रही। उस समय अभिषेक से मैंने कहा अपने पुत्र से कि भाई मैं बाहर घूम रहा हूँ, तमाम प्रदेश में था,
और इस कारण से तुम मेरे एवज में काम देखना, लोगों को ये महसूस नहीं हो कि भैया अब आप नहीं आप मंत्री बन गए हैं और अब तो बड़ी समस्या बन गई है, पहले खूब मिल जाते थे, अब नहीं मिल पा रहे। तो मेरे जो अनुपस्थिति की रिक्तता थी उसको उसने एक प्रयास से, बाकी जो बड़े काम थे तो फ़ोन वगैरह पे हो जाते थे, लेकिन मैंने रिक्तता जो बन रही थी उसको दीपू के कारण से, वजह से, दीपू के सहयोग से मैंने उसको नहीं बनने दिया और उसने बखूबी निभाया, आज तक निभा रहा है। और लगभग 2003 से आप समझे 2026 23 वर्ष हो गए एक लड़के के लिए, बगैर पद के, बगैर कोई साधन संसाधन, बगैर किसी शासकीय सुविधा के, बगैर किसी ओहदे के, किसी के, और लगातार 23 वर्षों तक काम करना। और कई लोग 23 दिन भी नहीं होते और आते हों, कहते हैं हमको राजनीति में रहना, फला पद चाहिए या टिकट चाहिए, वो चाहिए। तो ऐसे लोगों में एक अंतर होना चाहिए। यदि अंतर नहीं हुआ तो सोना और पीतल एक ही भाव यदि बिक जाएंगे तो मैं मान के चलता हूं कि फिर ये न्याय नहीं होगा। ठीक बात। अब जैसे अभी वर्तमान में जब आपने कहा कि उस समय पर आप मीसाबंदी के तौर पर जेल में भी गए, तो कांग्रेस तो कहती है कि अब अघोषित आपातकाल है, लोकतंत्र की अब हत्या हो रही है और संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। अब देखिए, जहाँ तक लोकतंत्र की हत्या का सवाल है तो ये तो कांग्रेस जब से सरकार से गई है तो हमारी पार्टी का जो भी स्टेप होता है, जो भी हमारी पार्टी की रचना होती है, उसको सभी को उनको लगता है लोकतंत्र है। लेकिन कांग्रेस के समय भी तो यही होता रहा, बहुत ज़्यादा हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अब वर्तमान समय में गोपाल जी के लिए राजनीति, मतलब जैसे पहले से ही राजनीति सेवा का माध्यम था, लेकिन अब एक ऐसा समय है कि चूँकि आपने वैसे भी अपनी अनुपस्थिति में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए अभिषेक जी को बोला। अच्छा, बात उसकी नहीं है, बात सर्व स्वीकारता की है, जनता भी उन्हें उस तरह से स्वीकार करती है। तो क्या ये मान सकते हैं कि आगे उस क्षेत्र में अभिषेक जी एक नेतृत्व के तौर पर दिखेंगे? नहीं, अब ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरी अनुपस्थिति में उपस्थिति रही जी, अनुपस्थिति में उपस्थिति रही, और वो भी अभिषेक की वजह से। तो इस कारण से 23 वर्षों की सेवा का पार्टी कहीं ना कहीं प्रतिफल उसको मिलना चाहिए, अन्यथा नए लोग फिर आने से संकोच करेंगे, क्या सार निकला, इतना सब कुछ करते रहे। ठीक बात। और कोई फायदा नहीं, मतलब जो नजीर ऐसी बन जाएंगी फिर कह रहे उनसे वैसे घूमते फिरते हो। मेहनत का प्रतिफल मिले, लाभ हानि अलग बात है। दूसरा, जब आजकल पूरी राजनीति जब जातिवाद में बढ़ती चली जा रही है, तो आपका तो क्षेत्र जातिवाद के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा है। मेरा विश्वास है जातिवाद का प्रभाव आजकल है, बहुत भयंकर है, और बुंदेलखंड जैसे हमारे पिछड़े इलाके में तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि हम जो काम करते हैं तो हर साल हमारे वोट बढ़ते जाते हैं, और मेरे विरुद्ध जो चुनाव लड़ते हैं उन जातियों का वोटर ही जो है वो 50-50, 60-60 हज़ार वोटर है, और कुल उनके लिए 50,000 वोट नहीं मिलते। तो मुझे अब लगता है कि कर्म के द्वारा हम जाति पे विजय प्राप्त कर सकते, जातिवाद पे। कर्म हमारा इतना सटीक और शुद्ध होना चाहिए, हमें हमेशा जागते रहना चाहिए। का है, रात को 2 बजे ही फ़ोन आए कि फलाना सांप ने काट खाया, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मेडिकल स्टोर खुलवा के उसको इंजेक्शन दिलवा दो। एक्सीडेंट हो गया रात को कितने बजे, तो आपको तुरंत अस्पताल में डॉक्टर को बोल के आप स्पॉट पे जाओ या नहीं जाओ, लेकिन आप ऐसा प्रबंध कर दो कि वो मरने नहीं पाए। ये अचानक की हुई जो सहायताएं हैं, यदि वास्तव में आदमी पानी वाला है, एहसान मानने वाला है, तो वो किसी न किसी रूप में मानेगा आपका एहसान बचा। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से राजनीति में कहीं एक नए नए वो निरूपित हो रहे हैं कि भाई ब्राह्मणवाद है, ठाकुरवाद है, और SC ST OBC तमाम, मतलब जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, अब इस प्रकार की भी बातें चलने लगी। आपको नहीं लगता कि ये समाज को एक तरह से बहुत बुरी तरह से विखंडित कर देंगे? फर्क तो आता है। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन भी, कई देशों में आप देख सकते हैं कि
करीब 4-5 करोड़ हिंदुस्तानी लोग, भारतीय लोग चलेगा नौकरियां कर रहे हैं वहाँ पे। तो जिसकी इतनी क्षमता होगी वो अपने दम पर, संसार बड़ा है, 200 देश है, कहीं भी नौकरी हासिल कर लेगा, उसके लिए कहीं कोई कमी नहीं है यदि उसके अंदर दम है तो। ठीक है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ तो मैं अपने आप में कोई अपराध बोध नहीं मानता, ठीक है। ये तो ईश्वर ने जहाँ जिस वर्ण में, जिस कुल में, जिस जाति में, जिसमें जन्म दे दिया तो ठीक है, ये अपना काम थोड़ी है। ये हमारे जो धारणा है पूर्व जन्म होगा, पूर्वाल होगा, कुछ किया होगा, माता पिता ने कभी पता कौन सी योनियों में गए होंगे, उसके बाद लौट के आए। तो हम राजनीतिक के हिस्सेदारी को पाने के लिए हम जाति थोड़ी बदल सकते कि हम ज़्यादा जाति के हो जाएं तो हमें वो हिस्सेदारी मिल जाए। ठीक है। अब ऐसे हिस्सेदारी के लिए तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि हमारा नैतिक बल नहीं और हमारा आत्मबल भी नहीं है कि नहीं हम अपने कर्म के दम पर जीत सकते, फिर तो सारे लोग जाति के दम पर अच्छा, आप जीते। धार्मिक बहुत हैं, लेकिन धार्मिक आयोजन प्रयोजनों का इस्तेमाल आप राजनीति में नहीं करते। बड़ी बड़ी ऐसी भागवत कथाएं जिनसे वोट बटोरे जाएं, कभी देखा नहीं। कभी नहीं। बाबाओं को ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बनाते? आजकल शॉर्टकट है, मतलब बाबाओं को ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बनाते? 2 कथाएं करा दो बाबाओं की, वो आपको सनातन का धर्म तो है हम भाग। तो खुद कथा करते, अच्छा पिताजी कथा करते थे, कर्मकांड नहीं पंडित थे। अच्छा। कर्मकांड नहीं पूरे घर में। हाँ, कभी कोई हम लोग नहीं, जो आजकल ऐसे जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में एक ऐसे प्रभावशाली बाबा बन चुके हैं कि वो मतलब उनके 2-4 उनकी वो हो जाएं, लोग उनका आयोजन प्रयोजन ही वही है। कभी आपने वैसा धर्म कर्म किया, लेकिन कभी राजनीतिक धर्म कर्म नहीं किया। राजनीति में धर्म को राजनीति के उद्देश्य से कथाएं करवाना मैं मान के चलता हूँ। हमारे यहाँ परंपरा है कि स्वर्गवासी माता पिता या कोई जो परिजन होते हैं उनकी एक परंपरा ये है कि उनको कथा सुनवाई जाती है। जी। 2-4 साल उनकी मृत्यु के बाद उनको कथा सुनना थी जी। भगवान के, या किसी धार्मिक स्थान पे जाके, मान लो नर्मदा किनारे बरमान में जाके तो नर्मदा पुराण सुनाते नर्मदा जी को। जी। वो अलग उद्देश्य होता है, उस राजनीतिक नहीं होता, वो तो धार्मिक उद्देश्य धार्मिक होता है। कुछ ऐसे रहते हैं, नेताजी आप भी आओ, मंत्री जी आप भी आओ, विधायक जी आप भी आओ, सांसद जी आप भी आओ, और भी और गणमान्य लोग जो सब हैं आप भी आओ, बैठो, कथा था पे उपस्थिति हो गई, फोटो आ गई, सब 7 दिन तक कोई ना कोई नेता की फोटो आती रहे घुमा के। तो मैं वैसा नहीं करता ना। जी। और जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, आप उसको कैसा मानते हैं? कि एकदम ऐसा, मतलब कांग्रेस कहती है कि मतलब ये भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं की विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसको मेरी अलग मानता थोड़ी है कि अपना अपने व्यवहार पर निर्भर है। जी। यदि हमारा व्यवहार है, हमारा लोगों को लगता है कि ये आदमी ठीक है, अक़लियत के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को लगता है ठीक है, तो हमारा क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें हमें हमेशा से इनके मुस्लिम समाज के लोगों की इनकी हमें समर्थन मिला और लगभग 80 से लेकर 90% मुस्लिम समाज हमारी समर्थन है शुरू से, बाबरी मस्जिद की घटना। तो जिन्होंने सारी राजनीतिक जो पैटर्न है, जो राजनीतिक प्रचलित मान्यताएं हैं राजनीतिक लाभ के लिए, उनको दरकिनार करके राजनीति को सेवा का माध्यम रखा, और राजनीति अभी भी उनके लिए सेवा ही है। उसी राजनीतिक कार्यकाल में तमाम सामाजिक प्रकल्प खड़े किए, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो किसी पद के मोहताज नहीं होते। गोपाल भार्गव वही नाम है। और ऐसे लोग किसी एक पार्टी के, किसी एक जाति के, किसी एक क्षेत्र के प्रिय नहीं होते, बल्कि वो सर्वप्रिय बन जाते हैं। आगे राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे, क्या बिगड़ेंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो गोपाल भार्गव जी ने बनाया है वो पीढ़ियों को मार्गदर्शित करेगा, वो पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक होगा। सर, तमाम सारे पहलुओं पर आपसे बात की, धन्यवाद। आपसे बात करके पुनः बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।